वेलकम टू फिजिक्स अबाउट। दिस इज 6th लेक्चर ऑन सर्कुलर मोशन और इस लेक्चर में भी मेनली डील करेंगे प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल्स। आइए पहला प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि कोई पार्टिकल u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है विद द थीटा एंगल। कितने वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से विद द हॉरिजेंटल, ये थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये प्लेन x और y का है। तो ये जब प्रोजेक्ट किया गया तो ये क्या करेगा, एक ट्रैजेक्ट्री को फॉलो करेगा। कह रहा है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है वहाँ पर मान लीजिए कि ये छोटा सा सर्कुलर आर्क बनाता है, एकदम छोटा सा सर्कुलर आर्क। उस आर्क को अगर लेते हुए ऐसे गोल कर दें तो हो सकता है कि एक सर्कल फॉर्म कर जाए ऑफ रेडियस r। तो आपको ये बताना है कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा उस वक्त जो आर्क बनता है उसकी रेडियस कितनी है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द गिवन आर्क व्हेन दिस पार्टिकल रीचेस द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है उस वक्त वो जो आर्क बन रहा है उसका रेडियस कितना है। इसी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। तो प्रोजेक्टाइल के केस को सर्कुलर मोशन से अटैच करके देखा गया है। जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो आपको मालूम है एट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाता है, वहाँ पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। प्रोजेक्टाइल के पहले सारे नॉलेज को, बेसिक नॉलेज को यूज़ कर लीजिए। और यहाँ क्या है, इनिशियल स्पीड कितनी है, ux इज़ x के डायरेक्शन में u cos थीटा एंड y के डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड इज़ u sin थीटा। इज दैट ओके? मैक्सिमम हाइट पर vy0, इसका मतलब है कि vy0 है तो vx तो कुछ होगा ही होगा। आपको मालूम है प्रोजेक्टाइल के केस में vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, और ax x के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है प्रोजेक्टाइल में वो ज़ीरो होता है। देयरफॉर इस पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर vx कितना हो गया, दैट इज ऑल्सो ux कितना है आपका इनिशियल, u cos थीटा। देयरफॉर vx कितना हो गया हाईएस्ट पॉइंट पर, दैट इज ऑल्सो u cos थीटा। तो दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये बताने की बात भी नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी बच गई है और वो है vx, दैट इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और रिजल्टेंट दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, दैट इज u cos थीटा। यानी सिर्फ और सिर्फ यही एक वेलोसिटी बची हुई है। दूसरी तरफ ये जब सर्कुलर आर्क है और इसके कारण एक सर्कल फॉर्म कर रहा है जिसकी ये रेडियस है, तो यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है तो रेडियल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, यानी वेट लग रहा है। और वही वेट उसको क्या करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगी। देयरफॉर दैट mg प्रोवाइड्स द गिवन मास ऑफ ऑब्जेक्ट m, जो पार्टिकल m आपने लिया था, कोई पार्टिकल लिया था उसका मास m है। देयरफॉर mg is equal to how much, mv square upon r, given radius r। m से m कैंसिल हो गया, therefore r is equal to v square upon g। अब देखिए आपने v कितना निकाला हुआ है, this is u cos थीटा, u cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय g, कितना आ गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g। यही रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने निकाल लिया, कितने के बराबर, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g।
अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। इसमें एक दूसरा पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, और वो ये कहता है कि अगर यही पार्टिकल जब उस पॉइंट पर पहुंच जाए जहां उस पार्टिकल का हॉरिजेंटल के साथ एंगल θ/2 हो जाए, ठीक है, मैं फ्रेश इसके लिए फिगर यहाँ पर जस्ट नीचे दिखा रहा हूँ। सेम u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है विद द एंगल थीटा। जब ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाए, किसी पॉइंट पर जहां हॉरिजेंटल से उसका एंगल कितना बन रहा है, θ/2 बन रहा है। किस में? इस पैराबोलिक पाथ में। इस बार वो सर्कल का चर्चा नहीं हो रहा है। क्या है? जब किसी पार्टिकल ऑफ मास m को u वेलोसिटी से इनिशियली थीटा एंगल विद द हॉरिजेंटल से प्रोजेक्ट किया जाता है और किसी टाइम के बाद उसका क्या होता है, एंगल विद द हॉरिजेंटल θ/2 यानी इस दिए हुए एंगल का हाफ हो जाता है, तो आपको बताना है कि उस केस में इस पैराबोलिक पाथ का क्या हो जाना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। यानी फिर से यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालना है इस दिए हुए पैराबोलिक पाथ का। तो क्लियर है मैंने θ/2 यहाँ पर क्यों लिया है। उसकी वजह यह है कि मैक्सिमम हाइट पर जब पहुँचता है तो यहाँ Vy 0 हो जाता है, और ये एंगल भी आप देख लीजिए बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, θ 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 0 और सम वैल्यू के बीच में ये कहीं पर θ/2 आएगा। देयरफॉर यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो ये मास m है तो उसका वर्टिकल ये जो नीचे की तरफ जा रहा है कंपोनेंट वेट का वो mg हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर वेलोसिटी तो u नहीं रह जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये वेलोसिटी v है, तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos θ/2। इज़ दैट ओके। और आप अगर ध्यान से देखें तो ये θ/2 और ठीक इसके परपेंडिकुलर ये, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये θ/2 है तो ये 90 माइनस θ/2 और ये फिर से θ/2, तो ये कितना हो जाएगा, mg cos θ/2। इज़ दैट ओके। तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर इस बार यहाँ पर जब था तो डायरेक्ट ओवरहेड था ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर, और इस कारण से उसके वेट के द्वारा ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर अप्लाइड हो पा रहा था। लेकिन इस बार mg का ये कंपोनेंट लग रहा है कि वो सेंटर की तरफ है। देयरफॉर यही कंपोनेंट आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा नीडेड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बात ये हो गई। आइए इसको इतना समझने के बाद लिखना शुरू करें। एक चीज तो मालूम है कि प्रोजेक्टाइल में, इन दिस प्रोजेक्टाइल हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, horizontal component of velocity remains constant और equal, remains equal और constant जो लिखना है लिखिए। therefore अगर ये देखिए horizontal component यहाँ पर क्या है, ux is equal to u cos theta, और यहाँ पर जो फ्रेश आप वहाँ निकाल रहे हैं वो कितना आ रहा है, ये हम v मान लिए हैं। देयरफॉर v cos θ/2। हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि ux और vx इक्वल होता है, हमने निकाल के दिखा दिया। तो vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट जो है अलग अलग टाइम में फिर भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट इक्वल ही रहेगा। देयरफॉर ux इज इक्वल टू हाउ मच, vx। देयरफॉर u cos थीटा इज इक्वल टू v cos θ/2। देयरफॉर ये v कितना हो गया, ये v हो जाएगा u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos θ/2।
आपने क्या किया है, वेलोसिटी निकाल लिया है। किस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स इक्वल इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, नाउ ये जब निकल गया है तो अब हमारा क्या है, ये जो वेट का कंपोनेंट है वही हमारा सेंटर की तरफ है इस दिए हुए पैराबोला में। देयरफॉर mg cos थीटा अपॉन 2 वो क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको, वो प्रोवाइड कर रहा है दिया हुआ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। m से m कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई g cos थीटा अपॉन 2। v अभी आपने कितना निकाला हुआ है, u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई g cos थीटा अपॉन 2। स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये डिनोमिनेटर में नीचे चला आएगा, कितना हो जाएगा g, और ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और cos थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा तो cos क्यू थीटा अपॉन 2। यही रेडियस ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ दिस गिवन पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी। तब जब पार्टिकल मूव करते हुए एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां उसका हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा अपॉन 2 हो जाता है। तो सिंपली थोड़ा सा रिलेट क्या कर दिया गया है, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेट करके, और उसको किस चीज़ में, सर्कुलर मोशन से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, और वहाँ से ये रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बेसिक्स पर बने रहिए, बेसिक्स क्लियर होंगे, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा आप उसे आसानी से डील कर सकते हैं। बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक केबिन जो किसी सर्कुलर ट्रैक पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। मान लीजिए कि उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितनी है, r है, ठीक है। ये पॉइंट O से लेकर ये डिस्टेंस कितनी, r। यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है इस केबिन के अंदर जो बिल्कुल स्मूथ सरफेस वाला है, और उसमें एक ग्रूव बनाया हुआ है जिसका इस दिए हुए रेडियस से एंगल थीटा है। ये पॉइंट A है और इस ग्रूव का इस दिए हुए टेबल के ऊपर जो ग्रूव बना हुआ है उसका रेडियस के साथ एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पुट कर दिया जाए, रख के और छोड़ दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, तो वो पॉइंट A से B जिसकी लेंथ L है इस ग्रूव की, कितने देर में पॉइंट A से B पर पहुंच जाएगी। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m टू रीच फ्रॉम A to B ऑफ लेंथ L ऑफ दिस गिवन ग्रूव। ये टाइम आपको निकालना है। अब चूंकि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस पर एक रिक्वायर्ड फोर्स जो लगेगा, जो इसे AB पर चलने के लिए मजबूर करेगा, वो रिक्वायर्ड फोर्स हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। यानी ये रिक्वायर्ड फोर्स है दिए हुए ऑब्जेक्ट पर जो इसे A से B तक ले जाने में मदद करेगा, और उसका देखिए एंगल कितना बन रहा है दिए हुए ग्रूव के साथ। इस फोर्स का m ओमेगा स्क्वायर r का एंगल इस ग्रूव के साथ थीटा बन रहा है। देयरफॉर ये फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। यही वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है किसको, दिए हुए इस ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है। देयरफॉर वहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, दैट इज दिस कंपोनेंट f डिवाइडेड बाय mass of the given object. Therefore this is m omega square r cos theta divided by m.
m से m कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। कितना आ गया एक्सेलरेशन, ये आपका निकल गया। अब चूंकि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पुट किया गया है, देयरफॉर इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है और लेंथ कितनी है, l है, तो l इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये 0 हो गया, देयरफॉर l इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, देयरफॉर t इज इक्वल टू रूट ओवर 2l डिवाइडेड बाई a। अब ये वैल्यू आप a का वहाँ पर पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। यही आपका टाइम है जो जिस टाइम में ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास m पॉइंट A से पॉइंट B पर पहुंच जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना था कि रिक्वायर्ड फोर्स क्या है और उसका कंपोनेंट। बस आपको यही ध्यान रखना था कि वो फोर्स कितना लग रहा है और उसका कंपोनेंट अलोंग द ग्रूव उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो कंपोनेंट कितना है। बस उसके हिसाब को ध्यान में रख के बाकी इक्वेशन मोशन का लेकर और टाइम आपको निकाल लेना है। बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी सर्कुलर ट्रैक पे कोई कार या ट्रॉली मूव कर रही है। मान लीजिए ये हमारा कार या ट्रॉली है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। इस पर एक फ्रेम ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर इस हॉरिजेंटल सरफेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे सीधा ऊपर की तरफ रखा हुआ है, कोई वुडन प्लांक या ब्लॉक, और उससे एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ मास m ऐसे टिका हुआ है। ठीक है, इसका जो मास है वो गिवन है 100 ग्राम और ये रेडियस गिवन है जिस पर ये ट्रॉली या कार मूव कर रही है 50 मीटर। ठीक है, ये रेडियस कितनी दी हुई है, 50 मीटर। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस प्लांक एंड द ऑब्जेक्ट इज 0.58 है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ये कोई प्लांक है, वुडन प्लांक या कुछ भी हो सकता है, और ये उस पर ऑब्जेक्ट टिका हुआ है। ठीक है, जिसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.58। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स exerted by प्लांक, exerted by, हमने प्लांक का है, प्लेट भी हो सकता है, प्लांक ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। तो ये आपको निकाल लेना, कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि जिस हिसाब से ये रखा हुआ है नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल टुवर्ड्स द सेंटर होगा और वही नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ऑफ दिस रेडियस r। और वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। सबसे पहले आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकेंड में, देयरफॉर दिस इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया ये, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। वैल्यू डालिए, 100 ग्राम है, कितना हो जाएगा ये, 0.1 kg। देयरफॉर दिस इज 0.1 kg इंटू v कितना आ गया, स्क्वायर है तो 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड रेडियस कितना है 50 मीटर। सबको मैनेज कर लीजिए, ये 2 टाइम्स हो गया, ये कितना हो गया 0.2 न्यूटन। कितना आ गया नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो 0.2 न्यूटन आ गया। सेकेंड पोर्शन इस क्वेश्चन का ये है कि अगर मान लीजिए रेडियस ऑफ द गिवन रोड और ट्रैक एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में धीरे धीरे एंगल इंक्रीज करता चला जा रहा है, तो आपको बताना है
कि वो एंगल कौन सा होगा जिस पर ये ब्लॉक ऑफ मास m इस प्लैंक या प्लेट पर स्लाइड करना शुरू कर जाए। आइए फ्रेश उसका फिगर अलग से यहाँ पर बनाकर देखते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया है। पहले क्या था ये देख लीजिए, ये है आपका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स टुवर्ड्स द रेडियस। ठीक है, मान लीजिए ये रेडियस स्मॉल r आपने यहाँ लिखा हुआ है। अब ये और ये दोनों एक ही साथ है। अब बोल रहा है एंगल इंक्रीज करता जा रहा है, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, टेढ़ा होगा, और टेढ़ा होगा तो यहाँ पर नॉर्मल कुछ ऐसा बनता हुआ चला जाएगा। यानी नॉर्मल दिए हुए रेडियस के साथ मान लेते हैं स्लोली एक एंगल कितना बना ले रहा है, थीटा बना रहा है। तो ये n है और इधर ऑलरेडी कितना था, mv स्क्वायर अपॉन r था टुवर्ड्स द सेंटर, और ये एंगल थीटा अब बन गया। तो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि वो मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए या वो एंगल कितना होना चाहिए जिस एंगल पर ये ब्लॉक ऑफ मास m इस प्लेट पर स्लिप करना शुरू कर जाए। ठीक है, वही थीटा आपको निकालना है। तो देख लीजिए, अगर इस सेंट्रीपिटल फोर्स का एंगल देखिए नॉर्मल के साथ कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। देयरफॉर नॉर्मल के डायरेक्शन में अगर आप लिखेंगे, और ऑलरेडी आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, 0.58। तो अगर इसका आप देखिए इस कंपोनेंट को इधर लिखेंगे नॉर्मल के डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर r cos थीटा। ठीक है, और ठीक उसके परपेंडिकुलर इस सरफेस पे जब लिखेंगे, ये देख लीजिए पैरेलल होना चाहिए इस लाइन के। ये जो आपने ठीक से लाइन ये खींची हुई नहीं है, ये ऐसे होगी। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल पैरेलल होगी इस दिए हुए जो आप कंपोनेंट निकाल रहे हैं उसके। ये कितनी हो जाएगी, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगी। देयरफॉर ये कितनी, mv स्क्वायर r साइन थीटा। और चूँकि ये स्लिप करना शुरू कर जाएगी, उस केस में फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा जो इसको बैलेंस आउट करेगा या इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर फ्रिक्शन क्या दे रहा है, mv स्क्वायर r साइन थीटा। और नॉर्मल के केस में आप क्या लिख सकते हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल के थ्रू बैलेंस आउट हो रहा है, mv स्क्वायर r cos थीटा। ठीक है, अब फ्रिक्शन कितना है आपका, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एन। इज दैट ओके, म्यू इंटू एन, और ऑलरेडी ये भी दिया हुआ है, वो कितना है, mv स्क्वायर r साइन थीटा। ठीक है, और n कितना आपने निकाल लिया है, mv स्क्वायर r cos थीटा। तो अब यहीं पे मैं लिख रहा हूँ म्यू इंटू एन, ये n है तो n कितना हो गया, mv स्क्वायर अपॉन r cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर r साइन थीटा। ठीक है, mv स्क्वायर r से mv स्क्वायर r कट गया, ये इधर लेकर चले जाइए, म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू का वैल्यू दिया हुआ 0.58। इसे कैलकुलेट करके देखिएगा, ये आ जाएगा लगभग 30 डिग्री। यानी 30 डिग्री पर ये ब्लॉक इस दिए हुए प्लेट पर स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक केबिन है जो कि एक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और इस केबिन के अंदर एक पुली से, स्मूथ पुली से एक मास m और दूसरा मास 2m एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जिसको किसी आदमी ने, किसी पर्सन ने पकड़ के रखा हुआ है, और जब ये रेस्ट में था उसके बाद इसे रिलीज कर देता है। तो आपको बताना है कि
इस दिए हुए केबिन के फ्रेम से जब ये देखा जाता है तो इस दोनों के ऊपर क्या एक्सेलरेशन इनिशियल है, उसका मैग्नीट्यूड, इस दोनों के मूवमेंट में जो एक्सेलरेशन होता है, इनिशियल एक्सेलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और इस फ्रेम से यानी इस केबिन के फ्रेम से जब ये देखा जाता है तो इस पर टेंशन कितना अप्लाइड है। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ठीक है, तो आप जब देखते हैं तो इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन आ रहा है इस पूरे सिस्टम में, जो कि कांस्टेंट मोशन है, एक ही स्ट्रिंग से ये भी बंधा हुआ है और ये भी बंधा हुआ है। तो मान लिया जैसे रिलीज करते हैं, ये बड़ा मास है 2m है, तो इसमें एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द राइट आ जाता है, दाहिनी तरफ ये मूव करना शुरू कर जाएगा। तो ये किधर मूव करेगा, बाईं तरफ, चूँकि कांस्टेंट मोशन है। और आप जान लीजिए कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का केस है, क्योंकि ये पूरा केबिन जो है वो रोटेट कर रहा है, तो अवे फ्रॉम द सेंटर क्या होगा, इस दोनों ऑब्जेक्ट पर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। इस पर m⍵²r और इस पर 2m⍵²r, और दूसरा क्या लग रहा है, अवे फ्रॉम दिस t, और इस पर भी अवे फ्रॉम दिस t। अब फॉर ऑब्जेक्ट या फॉर मास m, छोटे वाले मास के लिए देखिए उस पर दो फोर्स काम कर रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m⍵²r और दूसरा टेंशन, और एक्सेलरेशन किधर है, इस डायरेक्शन में, जब ये फ्रेम के अंदर, केबिन के अंदर बैठा हुआ आदमी इसे देख रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, t माइनस m⍵²r इज इक्वल टू ma, ये इक्वेशन 1। और जब इसको देखा जाएगा तो ये देखिए इसका मूवमेंट इधर है, तो 2m⍵²r माइनस t इज इक्वल टू 2ma, मास चूँकि दुगुना है इसलिए 2ma हमने लिखा है। ये इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। मैं चाहता हूँ आप दोनों को ऐड कर लीजिए, एडिंग 1 और 2, t से t कैंसिल, ये बड़ा है, पॉजिटिव भी है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना हो गया, m⍵²r हो गया, और यहाँ जुड़ गया तो 3ma, देयरफॉर m से m कैंसिल आउट हो गया, a इज इक्वल टू ⍵²r अपॉन 3। ये मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन आपका आ गया। अब टेंशन निकालना है, किसी में भी डाल दीजिए इस वैल्यू को। मान लीजिए हम इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं। इक्वेशन 1, t इज इक्वल टू हाउ मच, t इज इक्वल टू ma प्लस m⍵²r। a कितना आया है, ⍵²r अपॉन 3, m इंटू ⍵²r अपॉन 3 प्लस m⍵²r, ऐड कर लीजिए, ये 3 एज इट इज़, और ये दोनों, ये 3 हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, 4m⍵²r। देयरफॉर t इज इक्वल टू 4/3 m⍵²r। ये टेंशन आपका निकल गया और ये एक्सेलरेशन आपका निकल गया। ओके, बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई टर्न टेबल है जो ओमेगा एंगुलर स्पीड से या वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इसमें एक ग्रूव बनाया गया है, ठीक है, जहाँ सेंटर से a डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रखा गया है और ग्रूव का टोटल डिस्टेंस l है। तो आपको ये बताना है कि ये पार्टिकल जब l डिस्टेंस तय कर लेगी तो उस वक्त उसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी उसे कहाँ रखा गया है, एट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितनी है, a है, वहाँ पर उसे रखा गया है। अब वो पॉइंट a से l पर पहुँचने में उसकी एंगुलर जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी। तो आइए समझते हैं, चूँकि ये रेडियस के अलोंग मूव कर रही है ना, तो रेडियस के अलोंग अगर मूव कर रही है तो
आप देखिए कि हम मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पर, चूंकि ये रोटेट कर रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा। तो मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर ये x डिस्टेंस पर हम मान लेते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है एंड दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। दिस इज m ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है एट x डिस्टेंस और ये हुआ उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां वो ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो जब ये आपको मालूम है तो एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा। नाउ एक्सेलरेशन ऑन द गिवन पार्टिकल ऑफ मास m और ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज a और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो काम कर रहा है डिवाइडेड बाय m। आपने x क्यों कंसीडर किया है? क्योंकि सेंटर से ऑब्जेक्ट की एक बार डिस्टेंस a है और एक बार डिस्टेंस l है, तो आपने x को एक वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल किया है सो दैट कि वो वेरी कर जाए। देयरफॉर दिस इज m ओमेगा स्क्वायर x डिवाइडेड बाय m। कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर x। क्या ये एक्सेलरेशन आप dv अपॉन dt लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस dv अपॉन dt को कितना लिख सकते हैं? dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं। इनिशियल बेसिक्स क्लासेस में हमने ये सब चीज़ें डील की हैं। तो ये कितना हो गया? वेलोसिटी और ये dv अपॉन dx हो गया। ठीक है, तो अब इसके बदले में आप उतना लिख लें v dv अपॉन dx इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, जो वेरिएबल है उसको यूज़ कर लें। v dv इंटीग्रेट करें और ये भी ओमेगा स्क्वायर x dx, इसको भी इंटीग्रेट करें। कहाँ से कहाँ तक? a से l तक लेकर जाना है सेंटर से। ये जो सेंटर है उसमें पॉइंट a से l तक। और वेलोसिटी कहाँ? 0 से v, चूँकि कहाँ रखी गई थी ऑब्जेक्ट? a पर रखी गई थी। ठीक है, a डिस्टेंस पर रखी गई थी तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 थी। तो यहाँ आने पर कितनी हो गई है? 0 to v हो गई है। देयरफॉर यहाँ क्या हो गया? अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 और इधर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये x स्क्वायर अपॉन 2 a टू l। अब अरेंज कर लीजिए, v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और 2 बाहर आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया? l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। मैंने पहले ही बोला था कि ओमेगा निकालना है, नॉट दिस वेलोसिटी। देयरफॉर ओमेगा अगर आप निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये स्क्वायर था, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वी बाहर आ जाएगा, ये चूँकि रूट कैंसिल। ठीक है, वी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर रूट। ठीक है, यहाँ से चाहें तो आप ये वाली वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है, बस उसको रिलेट कर देना है वहाँ पर सर्कुलर मोशन को। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी आपको ध्यान रखना है, फोर्स उसको उधर ले जाएगा रेडियल डायरेक्शन में, देयरफॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिवोट पॉइंट से एक रॉड एल लेंथ का क्या कर रहा है? फिक्स्ड है और इसको रोटेट कराया जा रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और साथ में एक स्ट्रिंग इस रॉड के सेम लेंथ का, उससे क्या है? एक मास m, ऑब्जेक्ट कोई मास m का इसमें अटैच्ड है। ठीक है, और वर्टिकल के साथ इसका एंगल थीटा है। तो आपको बताना है कि ये मास
किस एंगुलर स्पीड से इस दिए हुए पूरे सिस्टम में रोटेट कर रहा है। तो ये भी लेंथ L है और ये भी लेंथ L है। तो ये जब रोटेट कर रहा है तो आप देखिए कि ये अगर इधर लिख दें, ठीक है, तभी तो एक रेडियस बना पाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इधर जब ये थीटा है तो इधर कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा L साइन थीटा। ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ L डैश अगर मान लें तो L प्लस L साइन थीटा हो गई, ठीक है। देयरफॉर ये कितना अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, यही उसकी रेडियस है। अब देखिए ये स्ट्रिंग जो है इसके अंदर टेंशन भी तो है, तो ये टेंशन कितना है T कॉस थीटा, चूँकि ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। और इधर कितना सेंटीपिटल जो सेंटर की तरफ जो लग रहा है यही है इसका सेंटर ना, वो कितना हो जाएगा ये फोर्स T साइन थीटा। तो T कॉस थीटा के अगेंस्ट कौन सा फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, वो है mg। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में T कॉस थीटा कितने के बराबर, mg के बराबर, और T साइन थीटा के लिए रेडियस ये है। सेंट्रीपिटल जो फोर्स लग रहा है वो रिक्वायर्ड फोर्स कहाँ से लग रहा है, T साइन थीटा से। कितना हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर L डैश, ठीक है। देयरफॉर T साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, ये रेडियस है L डैश, देयरफॉर ये कितना हो गया L इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से, ठीक है। T साइन थीटा डिवाइडेड बाई T कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना m ओमेगा स्क्वायर L 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई mg। m से m कैंसिल आउट, T से T कैंसिल आउट, tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा g tan थीटा, और ये चलाएगा L इंटू 1 प्लस साइन थीटा नीचे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g tan थीटा डिवाइडेड बाई L इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब चूँकि ये ओमेगा है स्क्वायर के टर्म में, देयरफॉर ओमेगा कितना हो जाएगा g tan थीटा डिवाइडेड बाई L इंटू 1 प्लस साइन थीटा के ऊपर रूट, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट कितना आ गया आपका, ओमेगा इज इक्वल टू g tan थीटा डिवाइडेड बाई L इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये उसकी उस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m की एंगुलर स्पीड है। अब कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है जो पुट कर दिया जाए तो ओमेगा हमें आसानी से मिल जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रॉब्लम्स हो या न्यूमेरिकल्स हो, वो सिर्फ इसलिए डील करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट को और बूस्ट मिले और वो शार्पन हो, उसकी डेप्थ और बढ़े। ये प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स कितने हैं, अनकाउंटेबल हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज क्या होगा, इन्हांस होगा, बूस्टअप होगा। लेक्चर्स में, एक वीडियो लेक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डील करना थोड़ा कठिन काम है। इसीलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो कुछ नए टॉपिक्स पे बात होगी। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।